नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एक बार फिर से बेहतरीन मॉडल आंसर के साथ आ चुके हैं आपके सामने। आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 68वीं एवं 69वीं बीपीएससी मेंस को लेकर। इससे पहले भी चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो जीएस पेपर 1 से रिलेटेड और जीएस पेपर 2 से रिलेटेड वीडियो है। उसको आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस प्रकार आपको उसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है पॉलिटी से रिलेटेड कि भारत में कॉलेजियम प्रणाली को के विकास को बतलाते हुए यह स्पष्ट करें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया ने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य टकराव में वृद्धि की है। क्या किया है? टकराव में वृद्धि की है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में कॉलेजियम प्रणाली के तर्क में पक्ष एवं विपक्ष को बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। क्वेश्चन को समझने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, इसके बॉडी इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर बॉडी पार्ट और फिर लास्ट में कंक्लूजन पार्ट पे हम लोग चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में कॉलेजियम प्रणाली के विकास को बतलाते हुए, या मतलब सबसे पहला जो आपका पड़ाव होना चाहिए क्या होना चाहिए कि भारत में जो कॉलेजियम प्रणाली है उसका विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का डिमांड है उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा कि भारत में कॉलेजियम प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ। उसके बाद है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया ने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य क्या किया है? टकराव में वृद्धि की है। कार्यपालिका और न्यायपालिका मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उसके बीच और सरकार के बीच क्या है, इसमें टकराव में हाल के दिनों में वृद्धि देखने को मिली है। इसके बाद है कि इस कथन के परिप्रेक्ष्य में कॉलेजियम प्रणाली के तर्क में और विपक्ष में क्या करना है, आपको तर्क देना है। पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हुए फिर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन को हम लोग कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपको आने वाले 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए वीवीआई होने वाला है, तो इसको आप लोग वीवीआई मार्क कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कॉलेजियम प्रणाली ने न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। क्या है? कॉलेजियम प्रणाली भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, जो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जो उसका स्थानांतरण होता है उसकी प्रणाली है। क्या है? किस प्रकार उसकी नियुक्ति होगी और किस प्रकार उनका तबादला होगा, उसकी क्या है, एक प्रणाली है कॉलेजियम प्रणाली। पिछले कुछ समय में भारत सरकार और न्यायपालिका के मध्य क्या हुआ है, कॉलेजियम को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो क्या किए, जो क्वेश्चन का डिमांड था उसके अनुसार ही हम लोग एक इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिए। इंट्रोडक्शन से मतलब होगा कि आप पूरे क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन करने वाले हैं इसी के रिलेटेड आप एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़िया सा इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉडी के मेन पार्ट पे आएंगे। यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 एवं 227 न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 124 और 217। अनुच्छेद 124 और 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति का क्या करता है? प्रावधान करता है। कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर दिए गए अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली की नींव पड़ी है। ठीक है, क्या हुआ कि समय समय पर ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसी के जो निर्देश दिए गए थे, निर्णय दिए गए थे, उसी के माध्यम से ही क्या हुआ है, ये कॉलेजियम प्रणाली का नींव पड़ा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉलेजियम प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ है। तो कॉलेजियम प्रणाली के विकास एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ एक वाद हुआ था, उसके माध्यम से भी इसमें बहुत सारा ये विकास हुआ है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इस वाद के में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर मुख्य न्यायाधीश के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों के चलते अस्वीकार किया जा सकता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय ये क्या निर्धारित किया कि जो न्यायिक नियुक्ति है और तबादला है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके सुझाव की प्रधानता नहीं दी जाएगी। उसके क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया, मतलब उसको प्रधानता नहीं दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो वाद है ये है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का जो वाद है। इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस
इसके माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की। किसके माध्यम से? इस वाद के माध्यम से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह मुख्य न्यायाधीशों की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो चाहेगा तो किसी जज का नियुक्त करेगा या उसको क्या करेगा, स्थानांतरण कर देगा, तो यह उसकी व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती है। इसके लिए क्या किया गया फिर, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। यानी कि उसमें कहा गया कि ये जो है किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उसका व्यक्तिगत राय नहीं होगा। एक 2 जजों का क्या बनेगा, एक बेंच बनेगा, एक संस्था बनेगी, उसी की परामर्श से क्या होगा, सारा काम होगा नियुक्ति का और स्थानांतरण का। उसके बाद है नेक्स्ट, राष्ट्रपति KR नारायणन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। राष्ट्रपति KR नारायणन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इसमें है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया। पहले इसमें 2 सदस्य को शामिल किया गया था, उसके बाद इसमें क्या हुआ, 5 सदस्य के रूप में एक निकाय के रूप में इसको कॉलेजियम का विस्तार किया गया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे। एक तो इसमें मुख्य न्यायाधीश होंगे और उसके अलावा 4 इसमें क्या होंगे, इसके जो भी वरिष्ठतम सदस्य हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो भी 4 वरिष्ठतम सहयोगी होंगे वो इसमें शामिल होंगे। इसके बाद है कि स्पष्ट है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली का विकास सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। उसके बाद तथा अन्य के लिए कॉलेजियम प्रणाली प्रचलित है, यानी कि जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके अलावा जितने भी जज हैं उसके नियुक्ति कैसे होगी? तो कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार ही होगा। कॉलेजियम द्वारा नाम निर्धारित किए जाने के बाद उसे प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। जो कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले उसका नाम डिसाइड होता है कि इसके बाद कौन मुख्य न्यायाधीश के लिए जाएगा, और जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। उसके तत्पश्चात उसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली के विपक्ष में तर्क, ठीक है। तो विपक्ष में भी हम लोग कुछ तर्क दे देंगे, चूंकि क्वेश्चन में ही कहा जा रहा था कि पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क दे, तो यहाँ पे हम लोग विपक्ष में तर्क देने का काम करेंगे कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद है नियुक्ति हेतु विशेष मापदंड का न होना। उसके बाद है नेक्स्ट है कि पक्षपात एवं भाई भतीजावाद की संभावना इसमें रहती है। मतलब जो भी अपना जज रहेगा वो चाहेगा कि मेरा घर का ही, परिवार का ही कोई सदस्य इसमें फिर आगे बढ़ जाए। उसके बाद नेक्स्ट है कि सदस्यों के मध्य सहमति का अभाव होता है। कभी कभी सभी सदस्य इस पर सहमति नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है, नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। उसके बाद है न्यायिक नियुक्तियों में देरी। न्यायिक नियुक्तियों में देरी भी एक क्या है, इसका विपक्ष में तर्क हो सकता है। उसके बाद है नियुक्ति संबंधित पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता की भारी कमी है, जिसके कारण ही समय समय पे अन्य लोगों के द्वारा भी इसमें ये फिर से सुधार की मांग की जा रही है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर क्या किया गया, कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन क्या हुआ इसके बाद जो हुआ वो देखिए आप, क्या इसमें लिखा है कि न्यायिक स्वतंत्रता को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अमान्य घोषित कर दिया। आज तक के इतिहास में एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अमान्य घोषित कर दिया है। कौन सा है वो? संविधान संशोधन 99। इसको लेकर कानून मंत्री, उपराष्ट्रपति आदि के द्वारा भी इसकी आलोचना भी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि कॉलेजियम व्यवस्था पर विवाद के निम्न कारण हो सकते हैं। निम्न कारण है, तो कारणों को हम लोग देखते हैं कि क्यों जो है इस पे विवाद रहता है। कि ऐसी नियुक्ति जिसमें संविधान की भावना से परे है, ये संविधान में जो भी भावना, संविधान की जो भावना है उससे क्या है, ये नियुक्ति परे है। चूँकि इसमें लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव नहीं हो पाता है, इसलिए क्या है, संवैधानिक टाइप दिखता नहीं है, नहीं लगता है, उसकी भावना से दूर है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि जजों का काम न्याय प्रदान करना है, न कि नियुक्ति करना है। मतलब कहा जा रहा है कि जज जो है आपका काम है कि आप न्याय दीजिए पब्लिक को, न कि आप यह नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया में आप बाधित रहिए, जिससे क्या होगा, जो न्याय प्रक्रिया है उसमें बाधित उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है कि विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमे
लगभग अभी कहा जा रहा है कि 3 लाख से ज़्यादा मामले क्या हैं अभी लंबित है न्यायालयों में, जिसको देखने का, जल्दी से उसको निपटाने का ज़रूरत है। नेक्स्ट है पारदर्शिता का अभाव। इसमें पारदर्शिता का भी काफ़ी अभाव रहता है, जिसके कारण भी इसे काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यायाधीशों द्वारा भी कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाए जाते हैं। न्यायाधीश भी समय समय पर क्या करते हैं, इस कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाते रहते हैं। नेक्स्ट है कि कॉलेजियम प्रणाली की विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में इसे उचित माना है। इतने आलोचनाओं के बावजूद भी क्या हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो इसी प्रणाली यानी कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा। अतः सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने नया प्लेटफॉर्म के विकास के बजाय कॉलेजियम प्रणाली में ही सुधार की बात कही है। जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जो अभी रिटायर हो चुके होंगे, उन्होंने क्या कहा है कि नया प्लेटफॉर्म कोई बनाया जाए, उससे बढ़िया है कि कॉलेजियम प्रणाली को ही बेहतर किया जाए, इसी में सुधार किया जाए। इनका तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है अलग अलग कार्य करेंगे, यानी कि उसके सेपरेशन की बात की गई है। तो वही बात कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका में के हस्तक्षेप से मुक्ति प्रदान करता है। इसी को हमेशा रेफरेंस दे दे के क्या करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होते हैं वो बोलते हैं कि हमको संविधान से न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखने की अनुमति प्राप्त है, अतः जो है आप लोग इसमें हस्तक्षेप ना करें। अतः न्यायिक स्वतंत्रता तथा न्यायालयों में नागरिकों का भरोसा कायम रखने के लिए कॉलेजियम प्रणाली एक भेदभाव रहित कदम है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। उसके नेक्स्ट है, उसके बाद यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को देख लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बेहतरीन सा निष्कर्ष लिख के इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्षतः स्पष्ट है कि कॉलेजियम प्रणाली के पक्ष एवं विपक्ष में अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। विगत कुछ वर्षों में से विभिन्न संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा भी इसकी आलोचना की जाती रही है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो भी क्या है, कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते रहे हैं। अतः कॉलेजियम प्रणाली को और अधिक लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता है। क्या करना है, लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है किसको, कॉलेजियम प्रणाली को, ताकि न्यायालयों पर भारतीय नागरिकों का विश्वास कायम रह सके। ठीक है, सभी तो इसी के लिए किया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों को क्या हो सके, विश्वास कायम हो सके भारतीय न्याय व्यवस्था पर, भारतीय सिस्टम पर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग लिखते हुए क्या करेंगे, क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसको 2-3 बार इसको देखिएगा और इसको प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।